तो चलिए मित्रों, आज हम पॉलिटी का डेली क्वेश्चन सॉल्विंग सेवंथ करने वाले हैं। आई होप आप लोग पूरी मेहनत से ये डेली क्वेश्चन सॉल्विंग सेट कर रहे होंगे। 25 क्वेश्चन डेली के कुछ ज्यादा नहीं होते। ठीक है, अच्छे से करो भाई, अच्छे से। कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। एक्सप्लेनेशन के साथ करने होते हैं सारे क्वेश्चंस, बस आपने बस राइट और रॉन्ग कर लिया उससे मतलब नहीं पड़ता। वो गैस वर्क के अंडर में आ जाता है। हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किसी क्वेश्चन को करेक्ट क्यों कर रहे हैं और किसी को ऑप्शन को गलत क्यों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलोइंग प्रोविजंस को देखना है जो भाई आपकी डीपीएसपी के अंडर में आते हैं। तो भाई पहला, प्रोमोटिंग, मतलब आपको बताना क्या है कि भाई इनमें से कौन सा आपके सोशलिस्टिक हैं। हम लोगों को पता है तीन कैटेगरी के जो हैं वही वो हमारे डीपीएसपी होते हैं। सोशलिस्टिक होते हैं, गांधीयन होते हैं और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो उनमें से सोशलिस्ट का हमें पता लगाना है। प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, तो भाई बिल्कुल नहीं, ये आपके गांधीयन के अंडर में आ जाते हैं। सिक्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, तो भाई ये आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाते हैं। एंड अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, भाई बिल्कुल ये आपका समाजवाद में आता है। दिस इज ट्रू। एंड सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी आपका समाजवाद के अंदर ही आता है। थर्ड एंड फोर्थ, तो भाई ऑप्शन आपका हुआ 3 and 4 ओनली। Question number two, Article 24 of the Indian Constitution prohibits the employment of children below the age of 14. In this context, which of the following acts explicitly regulate prohibit the employment of children in India? 14 साल से कम के बच्चे जो हैं आर्टिकल 24 के अंदर, वही उनका एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते। तो भाई इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो भाई इन चीजों को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो भाई बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 बिल्कुल सही। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम जिसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है, एबोलिशन एक्ट 1976 बिल्कुल नहीं। और उसके बाद आता है ये, मतलब आपका बंधुआ मजदूरी की फोर्स लेबर है उससे डील करता है। अगर आपने अभी वो देखा होगा संदीप भैया, ठीक है, तो संदीप भैया का जो ओपनिंग सीन है टीवीएफ का, उसमें जो पहली स्टार्टिंग है वही भाई आपकी फोर्स लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो भाई बिल्कुल सही। फैक्ट्रीज एक्ट 1984 और 1948 है जो इसके अंडर में आता है, तो भाई 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पास यूजिंग अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, तो भाई सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है कि भाई 50% से ज्यादा मेंबर्स आपके प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग इन द हाउस। ठीक है, इसको फंक्शनल या फिर वर्किंग मेजोरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे यूजुअल टाइप की आपकी मेजोरिटी होती है, सबसे नॉर्मल होती है, इसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई अगर हमें मनी बिल या फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल्स पास करने हैं तो भाई उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, तो भाई आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट है। अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो भी भाई आपकी सिंपल मेजोरिटी का ऑप्शन चाहिए होता है। और अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द सीएजी, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई देखो, अगर हम सीएजी को हटाते हैं, ठीक है, या फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाते हैं, तो भाई इस केस में क्या होता है भाई, आपको आर्टिकल 368 के अंडर में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है भाई, 2/3 जो स्ट्रेंथ है हाउस की वो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके भाई इम्पीचमेंट के केसेस में जो प्रेसिडेंट के ऊपर लगते हैं उनके केसेस में भी यूज की जाती है। तो भाई 1 and 2 ओनली। Question number 4. In the context of Indian Constitution, consider the following statement regarding fundamental duties. These are incorporated in Part 4th of the Constitution by the 42nd Constitution Amendment Act 1976। तो भाई पहला आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल है आपका कौन सा, 51A। ठीक है, पार्ट आपका कौन सा, पार्ट है आपका 4A। ठीक है, और अमेंडमेंट कौन, अमेंडमेंट तो आपका सही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हाँ 1976। तो इनको जो है, ये वाला आपका गलत हुआ। नेक्स्ट, द 11th fundamental duty was added by 86 Constitution Amendment Act during the Prime Ministership of मनमोहन सिंह। तो भाई आर्टिकल 51A में आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है। 10 ड्यूटीज आपकी 42nd अमेंडमेंट के साथ आई थी। जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये 2002 में आई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट के साथ है। तो भाई उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये भी गलत है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कौन सी कमेटी की एडवाइस पर लाई गई थी, तो भाई वो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। यहाँ पर आपके दोनों ही गलत है।
Question number 5, the Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental rights and directive principles. ठीक है. To give absolute primacy to one over another is to disturb the harmony of the Constitution. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था? तो भाई देखो, आपका केस आया था कौन सा? आपका केस आया था मिनर्वा मिल्स केस. मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1980 का केस था ये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या बोलते हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है बना रहना चाहिए. ठीक है, अगर आपने किसी एक को दूसरे के ऊपर प्राथमिकता दी तो भाई क्या होगा, तो फिर आपके हार्मनी कॉन्स्टिट्यूशन की खराब हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो भाई ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा ही है, सॉरी सॉरी, ऐसा ही है. आर्टिकल 130 में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट घोषित कर रखा है, लेकिन इसके साथ साथ अथॉराइज भी कर रखा है. क्या अथॉरिटी दे रखी है भाई? अथॉरिटी ये दे रखी है कि चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया है, मतलब कि जो सीजेआई है हमारे, वो बाकी जगहों को भी, किसी भी जगह को भी सुप्रीम कोर्ट की सीट सीट जो है घोषित कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल चाहिए होगा प्रेसिडेंट का. ठीक है, तो भाई ये आपका गलत हुआ. पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू अपॉइंट अदर प्लेसेस ऑफ प्लेसेस एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो भाई ये सही, ये गलत, वन ओनली. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 बिसाइड द इंडियन सिटीजंस. तो आप लोगों को पता है दो तरह की एंटिटीज होती हैं इंडिया में, एक तो होते हैं सिटीजंस, दूसरे होते हैं एलियंस. एलियंस में भी आपके फ्रेंडली एलियंस जो फ्रेंडली कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, और एनिमी एलियंस जो आपके पाकिस्तान चाइना जैसी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई कौन से जो है उनको राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 के हिसाब से दे रखी है. आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो भाई ये राइट आपका सब लोगों तक एक्सटेंडेड है, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे वो फॉरेनर्स हों. आपकी स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, ये सब भाई आपके लीगल पर्संस जो हैं ये सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं. तो भाई फॉरेनर्स भी सही है, स्टेचुटरी कॉरपोरेशन भी सही है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज भी सही है, यानी कि 1 2 एंड 3. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अल्टीमेट लीडर इज द सुप्रीम डीटी. या फिर कोई ग्रुप होता है who rules either directly as a god in human form or indirectly through earthly servants. टिपिकली जो आपकी क्लर्जी होती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है. who rule in the deity state. The laws are based on religious laws and precepts, and the government serves its deity rather than the citizenry. They may be often oppressive in function, with strict rules and harsh punishment for rule breakers. तो भाई यहाँ पर आपकी किस पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जा रही है? देखो, हमें सबसे पहले समझना है कि भाई कौन कौन से टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं. सबसे पहले आपका आता है ओलिगार्ची. ओलिगार्ची आपका वो स्ट्रक्चर रहता है पॉलिटिकल सिस्टम में जिसमें पावर किसके पास रहती है? एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का, उनके पास पावर रहती है. ठीक है. अब ये लोग आपके किस तरह से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं? या तो ये रॉयल्टी हो सकते हैं, वेल्थ के बेसिस पे, फैमिली के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, कॉर्पोरेट या मिलिट्री कंट्रोल, कुछ भी इसके अंडर में आ सकता है. अब उसके बाद मेरिटोक्रेसी आती है. मेरिटोक्रेसी क्या होती है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाली गवर्नमेंट होती है. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो इंडिविजुअल्स को उनके मेरिट और अचीवमेंट्स के बेसिस पे दी जाती है. अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है थियोक्रेसी. थियोक्रेसी में क्या होता है? थियोक्रेसी उस तरह की गवर्नमेंट है भाई जिसमें ऑफिशियल पॉलिसी जो है इमीडिएट डिवाइन गाइडेंस के द्वारा दी जाती है या फिर ऑफिशियल्स के द्वारा दी जाती है, जो ये घोषणा करते हैं कि भाई हम डिवाइनली गाइडेड है, हम हमें जो देवी देवता या फिर जो भी उनके गॉड्स हैं वो भाई हमसे फंक्शन करवा रहे हैं. ठीक है. थियोक्रेसी में क्या होता है कि अल्टीमेट लीडर जो होता है वो सुप्रीम डीटी या फिर कोई ग्रुप होता है वो हो जाता है. इसका एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया समझ सकते हैं. ठीक है. और फिर एरिस्टोक्रेसी आती है. तो भाई एरिस्टोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर कुछ एलीट सिटीजन्स होते हैं. ठीक है, वो रूल करते हैं. ठीक है. अब आपकी अलग फॉर्म भी आती है, लाइक आपकी टेक्नोक्रेसी है. ठीक है. टेक्नोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक, इसके बाद आपकी ऑटोक्रेसी आ जाती है. ऑटोक्रेसी वो गवर्नमेंट है यहाँ पर सुप्रीम पॉलिटिकल पावर क्या है भाई, किसी एक या कुछ सिंगल पार्टी टाइप का जो लोग होता है, जो लाइक आपका, हम इसको चाइना का एग्जांपल ले लो, रशिया का एग्जांपल ले लो, सिंगल पार्टी में है. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है आपका टोटलिटेरियनिज्म. यहाँ पर क्या होता है? ये भाई आपका अथॉरिटिज्म का क्या होता है भाई, एकदम एक्सट्रीम वर्जन होता है. ठीक है.
उसके बाद में यहाँ पर बेसिकली जो सरकार है वो आपकी प्राइवेट लाइफ पे भी पब्लिक लाइफ पे भी सब तरह का कंट्रोल करती है। और फिर डिक्टेटरशिप आता है जिसको हम तानाशाही कहते हैं, और मोनार्की आता है जिसे हम राजशाही कहते हैं। तो भाई आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉज मेड फॉर द हाँ लॉज मेड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आर कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भाई एडमिशन अगर हो रहा है या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है नए स्टेट्स का अंडर आर्टिकल 2, तो फिर भाई जो भी आपका फॉर्मेशन स्टेट्स का हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है एरियाज का, बाउंड्रीज का, नेम्स का, तो ठीक है आर्टिकल 3 वाली चीजें भी जिसमें आ जाती हैं, इनको अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं मानेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसर्न विद द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। तो भाई नहीं, ये आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 था। तो भाई दिस इज फॉल्स। और फिर इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अनदर कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि नेशनल क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, 99 सेकंड एक सेकंड, हाँ वो तो आपका एनजेसी से रिलेटेड था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये आपका एनजेसी से रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया था। लेकिन अगर हम लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये हुआ था आपका बेरूबारी यूनियन केस में। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस में कहा था कि इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही दे सकते हैं आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो भाई ये भी आपका गलत है, तीनों ही आपके गलत है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज बीन गिव स्टेचुटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो लोक अदालत आपके वो फॉरम होते हैं जब पर आपके केसेस, झगड़े वगैरह जो किसी कोर्ट वगैरह में पेंडिंग होते हैं और प्री लिटिगेशन स्टेज पे होते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक इनको कोर्ट के सामने लाया ही नहीं गया है। तो इनको क्या किया जाता है, फ्रेंडली मैनर में आपस में दोनों पार्टियों को सुलझा के एमिकेबल मैनर में सुलझाया जाता है। ठीक है, तो भाई पहला आ गया आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग, इट इज अपीलेबल। तो भाई अवार्ड जो लोक अदालत का रहता है ये बाइंडिंग रहता है पार्टीज पे, और इसको स्टेटस रहता है डिक्री का, जो एक सिविल कोर्ट जो होती है वो घोषित करती है, और ये नॉन अपीलेबल होती है। ठीक है, ताकि सेटलमेंट जल्दी हो जाए। False. Next, there is no strict application of procedural laws like Civil Procedure Code and Evidence Act while assessing the claim by लोक अदालत। तो भाई ये बिल्कुल आपका सही है, 1 and 3 only। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म माइनॉरिटी इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। क्या इस टर्म को भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, डिफाइन कर रखा है? बिल्कुल नहीं। दो तरह की माइनॉरिटीज होती हैं, आपको पता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आपकी भाषा के आधार। तो अंडर आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट। तो भाई क्या यहाँ पर आप मजहबी या धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, आपका थर्ड आता है आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन ओनली टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 29 आपकी लिंग्विस्टिक के साथ साथ जो आपकी कल्चरल माइनॉरिटीज हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको भी देता है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ तो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, नागरिकता से रिलेटेड सवाल है। सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बिल्कुल सही, सिटीजनशिप जो है नहीं, एक सेकेंड, हाँ हाँ सही है सही है सही है, ये आपका यूनियन लिस्ट के अंडर में ही आता है। ठीक है, और ये आपका पार्लियामेंट के अंडर में ही आता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे लेके लॉस नहीं बना सकती, दिस इज ट्रू। द टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई बिल्कुल सही। आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई ये फॉल्स है, नहीं ये सही है। क्यों सही है? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका सिटीजन नाम का वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं किया है। वेरियस कैटेगरीज की बात की है लोगों की जो भाई सिटीजनशिप के लिए इंटाइटल्ड हैं, जिनको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, और ये सब आपका पार्ट 2 में गिवन है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इंडिया में जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो भाई ये गलत हुआ,
तो 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश 7 कमिटीज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई पहला स्टेटमेंट जो आपका गलत है, क्योंकि 13 कमिटीज थी। सेकंड, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द 1929 लाहौर सेशन। तो भाई स्टेटमेंट जो डिमांड थी कांग्रेस कमेटी की, ये आपकी कब आई थी? 1935 में आई थी। तो भाई ये भी आपका गलत हुआ। और फिर द ब्रिटिश एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो डिमांड क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट की थी, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में नहीं, ये आपके अगस्त ऑफर के अंडर में, जो आपका 1940 में आया था, उसमें एक्सेप्ट की थी। तो भाई ये भी गलत, मतलब कोई भी नहीं। क्वेश्चन 15 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजंस अंडर डीपीएसपी आर्टिकल। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, प्रोविजंस होने चाहिए ये वाले, और डीपीएसपी आर्टिकल ये वाले। तो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, क्या ये सही है? आर्टिकल 47। तो लिविंग वेज आपका आर्टिकल 43 में आता है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43A। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 43A नहीं, 43B में आता है। आर्टिकल 43A आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में काउंट करता है। और आर्टिकल 47 किस में करता है? कि भाई जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, और जनरल पब्लिक हेल्थ, उसको इंप्रूव कर। अब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या ये आर्टिकल 39 में आता है? बिल्कुल, ये इसमें ही आता है। तो भाई ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये सही, यानी कि 3 ओनली। Question number 16, the seventh Constitutional Amendment Act 1956 and the State Reorganization Act 1956 were enacted based on the recommendation of which of the following committees? आप लोगों को पता है कि भाई बहुत सारी कमिटीज आई थी, है ना? बहुत सारी कमिटीज आई थी अलग अलग रीजन से, भाई जो लिंग्विस्टिक आधार पर है या फिर दूसरे बेसिस पे, क्या है, अलग अलग स्टेट्स की डिमांड हुई। तो ये सब आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। तो भाई इसमें क्या था, आपकी स्टार्टिंग में एस के धार कमेटी आई थी, कि भाई आप इसको चेक कीजिए 1948 में। ठीक है, एस के धार कमेटी के बाद में क्या हुआ था भाई, फिर आपकी जेवीपी कमेटी आई थी। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर आपका फजल अली कमीशन आया था। फजल अली कमीशन जो है, इन्होंने कहा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन इनका जो बनाया गया था, इसमें इन्होंने क्वेश्चन को नए सिरे से देखा था कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो उन्होंने दिए थे। तो भाई ये आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जजमेंट एंड द डिसीजन और रूलिंग किससे रिलेटेड है? तो भाई केशवानंद भारती केस। द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दूसरा, गोलकनाथ केस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो भाई जो आपका आईसी गोलकनाथ केस था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉ हैं, और वो आपके आर्टिकल 33 के अंडर में हम उनको ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट जो है वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड। तो भाई आपका पेयर टू जो है वो सही नहीं है। और फिर शंकरी प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो शंकरी प्रसाद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो भाई ये भी आपका जो है ये, एक सेकेंड, फिर तो फेस, हाँ ठीक है, ये भी आपका सही है ना। नॉट करेक्टली मैच्ड आपका आ गया 2 ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वाज टू, ऑब्जेक्टिव क्या था भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का? ठीक है, ये पार्लियामेंट जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी ना, ब्रिटिश, सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो था ये एक्ट था। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे एक्ट्स थे, उनको मिला दिया गया था। जुलाई 1915 में इसको पास किया गया था, और 1 जनवरी 1916 से ये भाई आपका इफेक्ट में आ गया था। तो भाई इसमें सीधा सा आंसर है, कंसोलिडेट ऑल द प्रीसीडिंग एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 आता है भाई आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी एंड चेयरमैन। तो भाई स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी पट्टाभी, सीतरमैया, क्या ये सही है? स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई हाउस कमेटी के भाई आपके बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, और उसके बाद स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। तो भाई स्टेट्स कमेटी के जो थे वो तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो भाई आपका 3 ओनली।
Now, question number 20. The framers of the Indian Constitution made the directive principles of state policy legally non-enforceable. Which of the following is are the reasons for it? डीपीएसपी को भाई नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया कि आप कोर्ट में जाके उनके वायलेशन के लिए नहीं जा सकते, जैसा फंडामेंटल के राइट्स के केस में जाते हैं। तो पहला, इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही। द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री इन द कंट्री, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आरटीई के अंडर में है। द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। पहला आपका गलत। आपका जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 2002 का, उसमें आरटी जो थी भाई उसको फंडामेंटल राइट में डाला गया था, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू रिसीव एजुकेशन इन द मदर टंग। तो भाई आर्टिकल 21A में क्या बोल रखा है? आर्टिकल 21A में बोल रखा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है सारे बच्चों को दिया जाना चाहिए 6 से लेके 14 की एज के बीच में। इसमें राइट टू रिसीव एजुकेशन इन मदर टंग जो है वो शामिल नहीं है। तो भाई ये भी आपका गलत है, आपका नीदर वन नॉट। Question number 2022. Consider the following statement regarding Article 15, right to equality of the Indian Constitution. तो भाई it prohibits the states from discriminating against any citizen on the basis of place of residence. तो भाई इसमें आपका क्या है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को बाय द स्टेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। रिजर्वेशन भाई जो है डोमिसाइल के बेसिस पे वो आपका एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो भाई ये आपका जो है फॉल्स है। अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट हैज बीन empowered टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो भाई ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15 के अंडर में आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस लागू कर सकते हो। रिजर्वेशन वाली चीज इसी में आ जाती है और बैकवर्ड क्लासेस वाली चीज इसमें आ जाती है। फिर इट अलाउज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो भाई ये नहीं आता भाई, ठीक है। इसमें ये दे रखा कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिशन, ठीक है, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे उनको स्टेट के द्वारा हेल्प मिलती हो चाहे नहीं मिलती हो, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई ये भी गलत है, आपका आंसर सही है सिर्फ टू ओनली। 23rd question. Which one of the following group of languages are included in the 8th schedule of the Constitution of India? तो रिसेंटली सीजीआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने रिकमेंड किया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 को अमेंड किया जाए, ठीक है, ताकि जो आपकी और वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, जो आपकी बोलियां वगैरह हैं, उनको भी शामिल किया जा सके, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं होगी। तो भाई 22 लैंग्वेजेस आती हैं भाई आपकी क्या बोलते हैं 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो भाई इसमें कौन कौन सी जो है इंक्लूड की गई है? इसका आंसर होगा संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और जो तुलु है ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं की गई है। जनरली आपका बोलियों से रिलेटेड रहता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। तो आपकी निचली अदालतें हैं उनकी बात हो रही है। दे हैव यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जुरिसडिक्शन थ्रू आउट द इंडिया। बिल्कुल नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जुरिसडिक्शन है, नोमेनक्लेचर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, वो स्टेट्स के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सेशन कोर्ट्स हैज पावर टू इम्पोज सेंटेंस अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट कैपिटल पनिशमेंट। तो भाई ये भी बिल्कुल आपका गलत है, कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई नीदर वन नॉट टू। Last question of the day. It established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State of India. ठीक है। The Court of Directors and the Board of Control of the British East India Company was scrapped. उनको हटा दिया गया। The Act made India a direct British colony. हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं? तो भाई सीधा सा समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात कर रहे हैं। ये यूनाइटेड यूके जो किंग था उनका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। इसमें प्रोविजंस आए थे कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट किया जाए, उनको हटाया जाए और उनके जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंचाए जाए, ठीक है। तो इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है वो आपके आज के सॉरी पॉलिटी का जो क्यूएस है वो खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग रोज रात को सोने से पहले ये क्यूएस लगाते होंगे। अगर नहीं लगाते तो भाई एक वीकली हैबिट डाल,
ठीक है, ये दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वैसे डेली करने वाला ज्यादा बेटर है। वीकली हैबिट डाल सकते हो कि भाई वीकली आपने जितने भी आपके 4 6 7 8 बने हैं क्यूएस, उनको एक साथ सॉल्व करो, बहुत हेल्पफुल होंगे भाई। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अभी हमारे पास कितने दिन रह गए हैं, 35 और so डेज रह गए हैं, 35 37 डेज रह गए हैं। ज्यादा टाइम नहीं होता ये एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस और हेयर। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें यहीं पर जो है डिलीवर की जाती है। ठीक है, चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।